नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में 14 आरोपियों को आज दिल्ली पुलिस ने रोहिणी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने अंसार और असलम को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, वहीं अन्य 12 को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि 15 तारीख को अंसार और असलम को पता लग गया था कि एक यात्रा निकलने वाली है और इन लोगों ने साजिश रची थी। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि हमें सीसीटीवी फुटेज को देखना होगा और इस मामले में शामिल अन्य लोगों की पहचान करनी होगी। जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती हिंसा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने उत्तम नगर इलाके में एहतियातन गश्त की। क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी रविंद्र यादव ने कहा है कि जिला पुलिस और क्राइम ब्रांच संयुक्त रूप से जहांगीरपुरी हिंसा की जांच कर रही है। उत्तरी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर 2 समुदायों के बीच झड़प के 1 दिन बाद दक्षिण दिल्ली के 2 इलाकों में छतों की जांच के लिए ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है और इस इलाके में अतीत में भी हिंसा हुई थी। कल हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान विवाद पैदा होने पर जुलूस में शामिल लोगों को एक तरफ और मुसलमानों को दूसरी तरफ ले जाया गया था, लेकिन कुछ देर बाद वे आमने सामने आ गए थे। जहांगीरपुरी में हुई इस झड़प के दौरान पुलिस बीच में आ गई थी। पुलिस ने बताया कि पथराव और उसके बाद हुई झड़प में 8 पुलिसकर्मियों समेत 9 लोग घायल हो गए। दिल्ली पुलिस द्वारा जारी किए गए ड्रोन फुटेज में हवा में उड़ान भरते कैमरे उपद्रवियों की तलाश के लिए नीचे की संकरी गलियों और छत को स्कैन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक ड्रोन को जसोला के ऊपर और दूसरे को जामिया नगर के ऊपर उड़ते हुए देखा गया। साल 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भी यहां हिंसा हुई थी। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तारियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं और अगर पुलिस के सूत्रों की माने तो पुलिस ने कहा है कि सोशल मीडिया पर आए वीडियो और सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल करके और संदिग्धों की पहचान की गई है। उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। एक तरफ दिल्ली पुलिस वीडियो के जरिए जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है, तो दूसरी तरफ इस मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। वहीं एक तरफ जहां जहांगीरपुरी में दंगों ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के मंगोलपुरी, उत्तर प्रदेश के नोएडा और मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रेम और भाईचारे की मिसाल कायम करती तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दरअसल हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा के दौरान एक तरफ दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके गए, फायरिंग की गई, तलवार लहराई गई। वहीं दूसरी तरफ ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहली भोपाल से, दूसरी नोएडा और तीसरी मंगोलपुरी दिल्ली से, जहां पर शरबत पिलाया गया, फूलों की बारिश की गई, हनुमान भक्तों का भव्य स्वागत मुस्लिम समाज के लोगों ने किया। और ये शानदार तस्वीरें भोपाल, नोएडा और मंगोलपुरी से, जहां पर जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, वहां पर मुस्लिम समाज के लोगों ने भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए उनका भव्य स्वागत किया। वहां पर शरबत पिलाया गया और एकता की बात वहां पर करते लोग नजर आए, भाईचारे की बात करते लोग नजर आए। ये 3 तस्वीरें भोपाल, नोएडा और मंगोलपुरी से हैं। और दिल्ली में जहांगीरपुरी में हमने दूसरी तस्वीर देखी, जहां पर शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की गई, तलवार लहराई गई, गोली चलाई गई। सवाल यह है कि सभी एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ लोग हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और वो तस्वीर हमें जहांगीरपुरी में देखने को मिली। वहीं उसके ठीक उलट ये 3 तस्वीरें मध्य प्रदेश के भोपाल, उत्तर प्रदेश के नोएडा और दिल्ली के मंगोलपुरी से, जहां पर भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए हनुमान भक्तों का भव्य स्वागत किया गया, उन पर पुष्प वर्षा की गई। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर तुष्टीकरण को लेकर हमला बोला। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। कल जिस प्रकार सोनिया गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखा था कई और विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर, जिसमें फारूक अब्दुल्ला भी थे, जिसमें कुछ लेफ्ट के नेता भी थे, यह चिंता का विषय है। यह चिंता का विषय है क्योंकि जो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स
चयनात्मक राजनीति विपक्ष के कुछ नेता कर रहे हैं वह देश के लिए उचित नहीं है, देश के लिए हानिकारक है। सोनिया जी ने इस चिट्ठी में विचारधारा की बात की थी। आज प्रश्न उठता है, कौन सा ऐसा विचारधारा है जो देश में इस प्रकार दंगे कराता है? इस विचारधारा का नाम 70 वर्षों से एक ही है और उसका नाम है तुष्टीकरण की विचारधारा। द पॉलिटिक्स एंड द पॉलिसी ऑफ तुष्ट करना, मुझे लगता है यह बहुत दुखी है। कल जिस प्रकार सोनिया गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखा था कई और विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर, जिसमें फारूक अब्दुल्ला भी थे, जिसमें कुछ लेफ्ट के नेता भी थे, यह चिंता का विषय है। यह चिंता का विषय है क्योंकि जो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स, चयनात्मक राजनीति विपक्ष के कुछ नेता कर रहे हैं वह देश के लिए उचित नहीं है, देश के लिए हानिकारक है। सोनिया जी ने इस चिट्ठी में विचारधारा की बात की थी। आज प्रश्न उठता है, कौन सा ऐसा विचारधारा है जो देश में इस प्रकार दंगे कराता है? इस विचारधारा का नाम 70 वर्षों से एक ही है और उसका नाम है तुष्टीकरण की विचारधारा। द पॉलिटिक्स एंड द पॉलिसी ऑफ तुष्ट करना। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल का काम है रोहिंग्या बांग्लादेशियों को फ्री में बिजली पानी देकर दिल्ली में बसाना। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली की जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार अंसार आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी है। उन्होंने कहा कि उपद्रवियों ने तलवार और बोतलों से हमला किया। गृहमंत्री स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रामनवमी पर हुए हमले संयोग नहीं, साजिश है। उन्होंने कहा कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाली ही मानसिकता है। ये वही मानसिकता है जो तिरंगे पर पथराव करते हैं। वहीं आदेश गुप्ता के आरोप पर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीनू गुप्ता ने कहा है कि आदेश गुप्ता के आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। हनुमान जयंती के जुलूस पर दिल्ली के जहांगीरपुर में पत्थरबाजी को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। उन्नाव लोकसभा से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने इसको पत्थर जिहाद का नाम दिया। साक्षी महाराज ने कहा कि हनुमान जयंती के दिन योजनाबद्ध तरीके से पत्थर चलाए गए। उन्होंने कहा कि इसमें विपक्षी दलों का भी हाथ हो सकता है। बीजेपी सांसद ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता पर नींबू निचोड़ने का काम राजनीतिक दल कर रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं, इसलिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। अभी तक कश्मीर के लोगों ने पत्थर फेंकते हुए देखा, अब रामनवमी के दिन, माफी चाहेंगे, हनुमान जयंती के दिन पूरे देश में पत्थर फेंके जा रहे हैं। जुम्मे की नमाज के दिन मस्जिद से निकलती हैं तो उनके हाथ में पत्थर होते हैं। उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा कि क्या मस्जिदों में पत्थर फेंकना सिखाया जाता है? हनुमान जी के मंदिर से निकलकर किसी ने पत्थर नहीं फेंका, दुर्गा मंदिर से निकलकर किसी ने पत्थर नहीं फेंका, गुरुद्वारे से निकलकर किसी ने पत्थर नहीं फेंका। मुसलमानों के एक भी त्योहार पर हिंदुओं ने पत्थर नहीं फेंका, तो फिर रामनवमी और हनुमान जयंती के दिन पत्थर क्यों फेंके जाएंगे? साथ ही उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर ऐसे ही पत्थर फेंके जाएंगे तो बुलडोजर भी चलता रहेगा। आपको बता दें कि इस मामले पर अब सियासत तेज होती जा रही है। साक्षी महाराज ने इसे पत्थर जिहाद नाम दिया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि जो इसका मुख्य आरोपी है अंसार, वो आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी है और आम आदमी पार्टी ही इन्हें राशन देने, पानी देने, बिजली देने का काम कर रही है और माहौल खराब करने का काम भी आम आदमी पार्टी ही कर रही है। वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी आरोप लगाते हुए ये कहा है कि इस हिंसा में शामिल जितने भी ये लोग थे, ये इससे पहले शाहीन बाग और सीए के दौरान जो हिंसा हुई उस वक्त भी ये ही लोग नेतृत्व कर रहे थे, ये ही लोग उन साजिशों का हिस्सा थे। महाराष्ट्र में इन दिनों लाउडस्पीकर को लेकर लाउड राजनीति हो रही है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिद में बजने वाले लाउडस्पीकर को लेकर मोर्चा खोल रखा है।
जो है उनको अगर लगता है कि उनका धर्म इस देश से बड़ा है या कानून से बड़ा है तो वो तो है नहीं। राजी, yesterday in दिल्ली प्रोसेशन हो रहा था हनुमान जयंती पे और स्टोन पेल्टिंग हुआ वो प्रोसेशन पे, उसको रास्ता मुझे लगता है उनका ऐसी चीजों का जवाब वैसे ही देना चाहिए उन लोगों को, अदरवाइज उनको समझ में नहीं आएगा। सर, आपने जिस तरह से आज बात रखी, कई देश भर के हिंदुओं से एक रिक्वेस्ट की है, क्या आप मैंने इस देश के सारे जो देशभक्त हिंदू जो है उनको सिर्फ मेरा यही कहना है कि 3 मई तक हम लोग रुके और 3 मई के बाद देश भर की हर एक मस्जिद जो लाउड स्पीकर नहीं निकालेंगे, हर मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा लगाए। वो 5 बार अगर नमाज पढ़ेंगे, 5 बार अगर वो अजान देंगे तो हम लोग 5 बार उनके बाहर हम लोग हनुमान चालीसा लगाएंगे। बट होम मिनिस्टर हैज सेड कि लाउड स्पीकर लगाना इलीगल नहीं है, डेसिबल लेवल कम होना चाहिए। देखिए, अगर मेरी अगर पॉलिटिकल रैली लेता हूं, अगर उसमें अगर लाउड स्पीकर लगाना है, मुझे भाषण करना है तो पुलिस से परमिशन लगती है ना। तो इनको रोज ये 5 बार अगर ये अजान देते हैं, जो भी कुछ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो इनको परमिशन कौन देता है रोज? अगर हम लोग गणपति का त्योहार होता है, नवरात्रि का त्योहार होता है, उस वक्त हमें परमिशन लेनी पड़ती है लाउड स्पीकर की। ये कब मांगते हैं? अब मुझे लगता है कि ये इनफ इज इनफ, बहुत हो गया ये। आज तक सब लोग बर्दाश्त करते आए हैं और मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज को ये समझ में आना चाहिए कि ये कोई धार्मिक इशू नहीं है, ये सामाजिक इशू है। इसमें ना मस्जिदों की कोई बात आती है, ना उनकी प्रार्थना की कोई बात आती है, ना और कुछ आता है। बात है सिर्फ लाउड स्पीकर की, और मुझे लगता है लाउड स्पीकर की कोई जरूरत नहीं है। बोरी समाज जो है, बराबर है, वो जब उनकी है ना, तो इनको रोज ये 5 बार अगर ये अजान देते हैं, जो भी कुछ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इन दिनों शिवसेना और मनसे के बीच जुबानी जंग जारी है और इस बीच संजय राउत ने राज ठाकरे पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। महाराष्ट्र में भी कल शांति भंग करने की पूरी कोशिश हो गई, मुंबई से लेकर महाराष्ट्र में जगह जगह। लेकिन यहाँ की जनता और यहाँ की पुलिस बहुत संयमी और बहुत ही मजबूत है, तो हमने ये नहीं होने दिया है और आगे भी नहीं होने दिया। उनका जो मिशन था ये लोगों का कि महाराष्ट्र में भी श्री राम जी और हनुमान जी के नाम पर हम दंगे भड़काएंगे, ये उनका एक मिशन था यहाँ के नए ओबीसी का, हिंदू ओबीसी का। महाराष्ट्र में भी कल शांति भंग करने की पूरी कोशिश हो गई, मुंबई से। राजनीति में संकेतों के काफी मायने होते हैं और यही कारण है कि आजकल शिवपाल यादव के बयानों से लग रहा है कि वे बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। आज इटावा में राज्य सरकार द्वारा आईटीआई छात्रों के बीच टैबलेट स्मार्टफोन बांटा गया। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे जसवंत नगर विधायक शिवपाल यादव ने सरकार के इस कार्यक्रम की तारीफ की। शिवपाल यादव ने सरकार के इस निर्णय को छात्रों के हित में बिल्कुल सही कदम बताया। शिवपाल यादव ने कहा कि आज के युग में आत्मनिर्भर बनने के लिए टैबलेट स्मार्टफोन बेहद जरूरी हो गए हैं। बिना उच्च शिक्षा के बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। आपको बता दें कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के अनबन के बीच खबरें आ रही हैं कि वो जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और जिस तरह से उनके द्वारा बयान दिए जा रहे हैं उससे अटकलों को काफी हवा मिल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी 18 अप्रैल से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी अपनी यात्रा के पहले दिन यानी 18 अप्रैल को गांधीनगर में स्कूलों के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा करेंगे, जिसके बाद दूसरे दिन पीएम मोदी बनासकांठा के दियोदर में बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद दोपहर को वो जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी अपनी यात्रा के तीसरे दिन को प्रधानमंत्री गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद दोपहर को वो दाहोद में आदिजाति महासम्मेलन में
शामिल होंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि स्कूलों के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर प्रतिवर्ष 500 करोड़ से अधिक डेटा सेट एकत्रित करता है और व्यापक डेटा विश्लेषण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनी शिक्षण का उपयोग करके उनका सार्थक विश्लेषण करता है। आपको बता दें कि पीएमओ ने एक बयान में कहा कि केंद्र शिक्षकों और छात्रों की दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति को ट्रैक करने में मदद करता है, छात्रों के सीखने के परिणाम का केंद्रीकृत, योगात्मक और आवधिक मूल्यांकन करता है। स्कूलों के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को विश्व बैंक द्वारा वैश्विक रूप से एक सर्वोत्तम प्रणाली माना गया है और इसके बारे में जानने के लिए अन्य देशों को भी आमंत्रित किया गया है। वहीं पीएम मोदी 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाए गए एक नए डेयरी परिसर और आलू प्रसंस्करण संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नया डेयरी परिसर एक हरित क्षेत्र परियोजना है। ये संयंत्र प्रतिदिन लगभग 30 लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण में सक्षम होगा। लगभग 80 टन मक्खन, 1 लाख लीटर आइसक्रीम, 20 टन संघनित दूध यानी कि खोया या मावा और 6 टन चॉकलेट का ये उत्पादन करेगा। वहीं आलू प्रसंस्करण संयंत्र विभिन्न प्रकार के प्रसंस्कृत आलू उत्पाद जैसे फ्रेंच फ्राइज, आलू चिप्स, आलू टिक्की, पैटीज आदि का उत्पादन करेगा, जिन्हें कई अन्य देशों को निर्यात किया जाएगा। ये संयंत्र स्थानीय किसानों को सशक्त बनाएंगे और क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे। वहीं पीएम मोदी के सम्मेलन में 2 लाख से अधिक लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री 1400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। कोरोना को लेकर देश में हुई मौत के सरकारी आंकड़ों पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन आंकड़ों को फर्जी बताते हुए पीएम मोदी पर वार किया। उन्होंने कहा कि 5 लाख नहीं 40 लाख भारतीयों की मौत हुई है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मोदी जी न सच बोलते हैं न सच बोलने देते हैं। वो तो अब भी झूठ बोलते हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई नहीं मरा। उन्होंने आगे लिखा कि मैंने पहले भी कहा था कि कोविड में सरकार की लापरवाहियों से 5 लाख नहीं 40 लाख भारतीयों की मौत हुई। राहुल गांधी ने ये ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि बल्कि ये भी है कि मोदी जी अपना फर्ज निभाते हुए हर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दें। आपको बता दें कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,21,751 हो गई है। बिहार के बोचहा विधानसभा उपचुनाव के बाद बिहार की सियासत में बयानों का दौर तेज हो गया है। बोचहा उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद जेडीयू काफी मुखर हो गई है। जेडीयू के एमएलसी ने कहा कि हाल के दिनों में बीजेपी नेताओं की ओर से सीएम नीतीश कुमार पर की गई टिप्पणी बोचहा में हार का सामना करना पड़ा। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में एनडीए के लीडर नीतीश कुमार हैं। इसके बाद भी एनडीए के कुछ नेता नीतीश कुमार पर ही उंगलियां उठाकर वाहवाही बटोरना चाहते थे, जिसके कारण नीतीश कुमार को चाहने वालों को काफी तकलीफ हुई और यही कारण है कि बोचहा में बीजेपी को सफलता नहीं मिली। गोरखपुर मंदिर में हमले का आरोपी मुर्तजा अब्बासी ने आतंकियों से अपने कनेक्शन की बात कबूली है। दरअसल यूपी एटीएस की पूछताछ में मुर्तजा ने यह कबूल किया है कि वो न केवल कट्टरपंथियों से प्रभावित था बल्कि वो आतंकियों से सीधे संपर्क में था। एटीएस ने मुर्तजा से पूछताछ के दौरान उसके विरुद्ध कई अहम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाने के साथ मुर्तजा के सीरिया के खातों में किए गए वित्तीय लेन देन के भी प्रमाण जुटाए, जिसके बाद एटीएस ने आरोपित मुर्तजा के विरुद्ध दर्ज मुकदमों में यूएपीए की विभिन्न धाराओं की बढ़ोतरी की। एटीएस अब मुर्तजा के विरुद्ध चल रहे केस को लखनऊ स्थित एनआईए की विशेष अदालत में हस्तांतरित करने की तैयारी में जुट गई है। वहीं एनआईए के अब इस केस को जल्द अपने हाथ में लेने की संभावना बढ़ गई है। आपको बता दें कि मुर्तजा से पूछताछ पूरी होने के बाद एटीएस ने उसे शनिवार को गोरखपुर के कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में गोरखपुर जेल भेज दिया है। गंगा यात्रा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मिलित हुए। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंगा यात्रा कार्यक्रम में कहा कि हमने राज्य में गंगा नदी में गिरने वाले सीवरेज और औद्योगिक कचरे के प्रवाह को
रोकने के लिए 46 परियोजनाओं में से 25 को पूरा कर लिया है, शेष 19 पर काम चल रहा है। हम इन योजनाओं को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। मां गंगा के लगभग 2500 किलोमीटर के लंबे प्रवाह में जो 5 राज्य आते हैं उनमें उत्तर प्रदेश में मां गंगा यमुना का आशीर्वाद सर्वाधिक प्राप्त होता है। यूपी नमामि गंगे परियोजना को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में सफल हुआ है। गोरखपुर दौरे के दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मंडलीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बैठक के पहले उन्होंने कोरोना और करंट लगने से मृत्यु का शिकार हुए युवकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की कोताही ना बरतें। बरसात के पहले ही बंधों की मरम्मत के साथ शहर में होने वाले जल जमाव की समस्या को देखते हुए नालों की साफ सफाई सुनिश्चित करें। उन्होंने अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करने के निर्देश दिए। राजधानी लखनऊ में स्मार्ट सिटी के तहत गुरुवार से ट्रैफिक व्यवस्था इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू हो गया। इसमें ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों का ऑटोमेटिक चालान किया जाएगा। अभी तक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए लोग मैनुअल चालान से बचने में सफल हो जाते थे, लेकिन अब वो तीसरी आंख कहे जाने वाले कैमरों से नहीं बच पाएंगे। इसके लिए ITMS लागू करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। गुरुवार 1 जुलाई से ये प्रक्रिया लागू हो जाएगी, जिसमें बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, बाइक पर 3 सवारी और प्रदूषण कराए बिना ये तमाम वो चीज़ें हैं जिन पर चालान किया जाएगा। आपको बता दें कि 132 प्रमुख चौराहों पर अत्याधुनिक CCTV, ट्रैफिक सिग्नल, इंटरनेट नेटवर्क से उन्हें जोड़ा गया है और ये कैमरे ऑटोमेटिक यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की फोटो खींच लेंगे और उनका चालान उनके घर पहुंच जाएगा। इस चालान में वाहन चालक का यातायात नियम तोड़ने का फोटो, समय, स्थान भी दर्ज होगा, जिससे कि वाहन चालक ये भी देख सकें कि आखिर जो चालान किया गया है वो किन कारणों से किया गया है, कहां पर उन्होंने नियमों को तोड़ा है। दवाओं की आपूर्ति में करोड़ों रुपए का घोटाला करने वाले बदायूं के 3 पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। 2004 से 2006 के बीच हुए घोटालों की जांच आर्थिक अपराध शाखा EOW कर रहा था। जांच पूरी होने के बाद FIR दर्ज की गई। बदायूं जिला अस्पताल में साल 2004 से 2006 तक दवा खरीद मामले में हुए भ्रष्टाचार की जांच EOW ने पूरी कर ली है और इस मामले में एजेंसी ने बदायूं के 3 तत्कालीन CMO समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। महंगाई के साथ साथ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की भी फीस लगातार बढ़ने से अभिभावक परेशान हैं। स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा लगातार फीस वृद्धि से अभिभावक परेशान हैं। बच्चों को स्कूल तक ले जाने का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में वृद्धि के कारण और फीस में वृद्धि के कारण NCR पेरेंट्स एसोसिएशन और निफोमा के सदस्यों ने अनूठा प्रदर्शन किया, जिसमें वो सड़क पर बैठकर लोगों के बूट पॉलिश कर रहे हैं और उससे मिले चंदे को वो स्कूल में जमा करेंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।